मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टैटिक्स जीके के महा रिवीजन क्लास में। आज आपके सम्मुख लेकर के आए हैं भाग 15 और इस पर बातें होंगी ताबड़तोड़। जी हां दोस्तों, फिर लगा दीजिए पूरी जान। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो फिर जुड़ जाइए। एक बार सभी को नमस्कार। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है आपके लिए। पहला प्रश्न कह रहा है बाणभट्ट, जी हां दोस्तों, किसके दरबारी कवि थे? यही साथ बात बोल रहा है। लिखा है कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन या फिर अशोक। तो बाणभट्ट आप जानते हैं संस्कृत गद्य के एक बहुत अच्छे कवियों में से एक थे। तो यहां पर आप लिख लीजिए भैया, जी हां दरबारी कवि ही थे, नो डाउट्स। संस्कृत गद्य के ये जान लीजिए। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, यह हर्षवर्धन के समय में थे। किसके? हर्षवर्धन का जो टाइम ऑफ पीरियड है वह 606 से लेकर के 647 ईस्वी के मध्य में है। ठीक है ना दोस्तों। हर्षवर्धन स्वयं एक बहुत बड़े लेखक और कवियों में आते थे। ये बातें आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यह भी एक लेखक और कवि में सम्मानित थे हर्षवर्धन जी। तो यहाँ पर जानना चाहिए। साथ ही साथ यह हर्षवर्धन के एक आस्थावान कवि थे, सबसे बड़ी बात। ठीक है, आस्थावान कवि थे। तो यहां से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए देखते हैं। सभी बच्चों ने सही सही आंसर दिया, अच्छा लगा देख करके दोस्त। आइए देखते हैं दूसरा आपके लिए प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ जो है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है? आप जानते हैं कि जी हाँ, एक आगम सुने होंगे, एक अंगुत्तर निकाय सुने होंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे आपने कई चीजें सुनी होंगी। बौद्ध धर्म में आप जानते हैं गौतम बुद्ध, जी हाँ, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था। लुम्नी, कपिलवस्तु 563 ईसा पूर्व, महामाया, शुद्धोधन, राहुल, सब कुछ बताया हूं, एक एक करके बताया हूं। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सारनाथ पहला, सबसे ज्यादा श्रावस्ती। मृत्यु की बात करूं तो कुशीनगर, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। उसी धर्म से संबंधित भैया अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में कौशल है, काशी है, वत्स है, ठीक है, पंच है, पांचाल है, मत्स्य है, सूरसेन है, अश्मक है, गांधार है, कंबोज है, वज्ज है, मल है और मगध है। जी हाँ दोस्तों, मगध जो है सबसे बड़े, जी हाँ, अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों में से एक था। और साथ ही साथ जो काशी था, काशी याद रखिए, वाराणसी जिसकी राजधानी, तो कहने का मतलब काशी था, यह सबसे शक्तिशाली में से एक था, सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। याद रखने वाली बातें हैं, तो इसको भी नोट करने वाली है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये ध्यान देने वाली है। तो मगध का जो 16 जनपदों का उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ के, वह अंगुत्तर निकाय में है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है। गोदावरी के तट पर स्थित महाजनपद था। ठीक है, गोदावरी जानते हैं आप, जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। 1465 किलोमीटर लंबी यह नदी है। ठीक है, यह नासिक के पास से, ठीक है, नासिक के पास जो आपकी त्र्यंबकेश्वर पर्वत श्रेणी है वहीं से निकलती है। ठीक है ना दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर पर्वत श्रेणी से ही यह निकलती है। निकलने के बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी की तरफ से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। मुहाना का मतलब होता है गिरना। ठीक है ना दोस्तों, वहां पर यह गिरती है। साथ ही साथ दोस्तों, गोदावरी के बारे में जितनी बात किया जाए, प्राणहिता, मंजीरा इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक आती हैं। दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदियों में गोदावरी का नाम बहुत अच्छा से लिया जाता है। यह नदी भी बहुत ज्यादा डेल्टे का निर्माण करती है। तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं। तो इसी में है अश्मक। ठीक है ना दोस्तों, अश्मक की राज्य जो है महाजनपद, यह गोदावरी नदी के ही तट पर माना
माना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह आप यहां से देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपके पास पहली बार मिल रहा होगा दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न आजकल आपसे पूछे जा रहे हैं, लगातार आप देख लीजिएगा, आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप जानते तो रहते हैं, नाम सुने भी रहते हैं, लेकिन मन में भ्रम जरूर उत्पन्न होता है। तो उन्हीं भ्रम को दूर करने के लिए स्टडी 91 परिवार हमेशा हमेशा आपके लिए कारगर कुछ न कुछ सोचता रहता है। अगर ये आपके एग्जाम में सहायक प्रश्न सिद्ध हो जाए तब फिर मजे की बात ही क्या है दोस्तों, मजा ही मजा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। लिखा है देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। वाह क्या बात है दोस्तों, सबसे अधिक जिले किस प्रदेश में हैं, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फिर जल्दी से जल्दी आंसर दे दिया जाए, जल्दी से जल्दी आंसर दे दिया जाए। सबसे ज्यादा जिले किसमें हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जो हमारा क्या है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों की संख्या है। कितना जिले हैं भैया, ये जिलों की संख्या है 75। ठीक है ना दोस्तों, 75। 3 जिले, पहले 72 थे, 3 जिले मायावती जब हमारे देश की हमारे राज्य की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उन्हीं के समय में यह 3 जिले आए थे। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वह कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला जो है वह हापुड़ है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ है, मात्र 660 वर्ग जी हाँ क्षेत्रफल है इसका। तो आप समझ सकते होंगे। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारा उत्तर प्रदेश जिलों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, लेकिन दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। जहां तक डाटा के अनुसार, मिले आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 52 जिलों की संख्या बताई गई है। ठीक है ना दोस्तों, बाकी अब हमारे सामने अगर मेरे महान भाई होते, ठीक है, तो जरूर से जरूर इसके बारे में पूछता कि मध्य प्रदेश के बारे में कुछ आप जानकारी दे सकते हैं। ठीक है ना, सुभाष सर बहुत अच्छा बताते हैं इसके बारे में। ठीक है ना दोस्तों, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। 52 जिले हैं, जबकि बिहार में 38 जिले, तमिलनाडु में आपके 37 जिले, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए था। चलते हैं अगला प्रश्न आने से पहले, राजस्व लेखपाल का नया बैच प्रारंभ है। क्या, राजस्व लेखपाल का नया बैच प्रारंभ है और इसमें जबरदस्त ऑफर भी दिया जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, 600 से अधिक घंटे के वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, फ्री टेस्ट मटेरियल मिलेगा, स्मार्ट पीडीएफ मिलेगा और उसके साथ साथ ऑफलाइन डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का बैच प्रारंभ है, जिसमें 600 प्लस घंटे वीडियो लेक्चर, फ्री टेस्ट, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल, ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन। तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं कि आप कई चीजों पर ध्यान देते हैं। जी हां, आगे देखते हैं दोस्तों, गुजरात की राजधानी कौन सी है। देखिए गुजरात की राजधानी कौन सी है। गुजरात आप जानते हैं दोस्तों व्यापारी राज्यों में से एक आता है। साथ ही साथ है गुजरात में सर्वाधिक शेरों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, गिर अभ्यारण्य का नाम आपने सुना होगा, गदहा, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित भी आपने सुना होगा। सबसे ज्यादा कछुआ रन का कक्ष में ही पाए जाते हैं। तो इस तरह कई महत्वपूर्ण, जी हाँ, गुजरात से बातें आती है। तो आपको पता होना चाहिए गुजरात की राजधानी क्या है, आप कहने गांधीनगर है। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। ये बातें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए गुजरात के।
2 पंचवर्षीय कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था, तीसरी बार बने थे और जब वह पद पर ही थे तभी पर क्या हुआ था दोस्तों, वह देश के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबंध, कहने का मतलब गुजरात से है, महसाना जिला वाननगर से। आपको बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं सर दोस्तों, सर्वाधिक सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। आप जानते हैं कि 26 दिसंबर 2014 को 26 दिसंबर 2004 को 26 दिसंबर 2004 को एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इंडियन प्लेट का वर्मा प्लेट के नीचे छेपित होने के कारण हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, तो एक तरह से आप यहां से समझ सकते हो, कहीं कहीं अरेबियन प्लेट लिखा था, तो ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। इसमें 11 देश प्रभावित हुए थे। कितना? 11 देशों को इसने प्रभावित किया था। भारत का सर्वाधिक जो प्रभावित हुआ था वह तमिलनाडु प्रभावित हुआ था। कौन? तमिलनाडु प्रभावित हुआ था। और तमिलनाडु का जो जिला था दोस्तों वह नागपट्टनम प्रभावित हुआ था। क्या? नागपट्टनम प्रभावित हुआ था। और ये जो पार्ट पड़ता है, अब देखिए तमिलनाडु पूछ लिया है, तो दोस्तों हम बार बार कहते हैं कि ये तमिलनाडु का जो पार्ट का, जी हाँ, सागरीय तट रखता है, उसको हम कोरोमंडल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। तो कहने का मतलब कोरोमंडल का पार्ट सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। दोस्तों इन संख्या से काम नहीं चलेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा। मैं जानता हूं आपके पास बहुत सारे प्रश्नों के जवाब है, लेकिन आपको महा रिवीजन में अपनी पूरी सहभागिता हमेशा दर्ज करानी चाहिए। कहने का मतलब आज तक हम जो पढ़े क्या वह हमें याद है या नहीं है, ये आपको यहां से पता चल जाता है। तो लगातार हम लोग बातें कर रहे हैं महा रिवीजन की ही क्लास में। आप कहानी दोस्तों प्रश्नों की श्रृंखला पर, तो साथ तो पूरा देना चाहिए। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा, जी हां दोस्तों, समस्या है, जिसमें से चक्रवात भी आता है दोस्तों। सबसे संकटग्रस्त राज्य भारत का उड़ीसा है। याद रखना, उड़ीसा भारत का राज्य ऐसा है जो आपके नहीं, याद रखना, चक्रवात से भी प्रभावित रहता है, साथ ही साथ बाढ़ से भी प्रभावित रहता है, और उसके साथ साथ अकाल मतलब यहाँ पर सूखा भी पड़ता है। ठीक है ना दोस्तों, सूखा से भी प्रभावित रहता है। लेकिन यहाँ पर आपका उड़ीसा नहीं है, तो दोस्तों भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार पर जाएगा। कहां जाएगा? बिहार पर जाएगा। और बिहार में बाढ़ जो आती है वह आपको पता होना चाहिए फरक्का बैराज के कारण ज्यादा आती है। ठीक है ना दोस्तों, फरक्का बैराज। लेकिन जो नदी है वह कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसी नदी है, जहां हर साल क्या होता है दोस्तों, बाढ़ लाती है बिहार के कई जिलों के अंदर। तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं। और दूसरी बात, फरक्का बैराज से जो बाढ़ आती है वह गंगा के कारण आती है। किसके? गंगा के कारण आती है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो बिहार आपका बहुत ज्यादा बाढ़ग्रस्त राज्यों में आता है। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंध है शिव शक्ति से, राम की रावण पर विजय से, दुर्गा द्वारा महिषासुर होता है के वध से, महाबली से। दोस्तों महाबली नाम का एक राक्षस हुआ करता था, उसी महाबली से संबंध है इसका
से, ठीक है ना दोस्तों। ओणम का संबंध इसी से है, यह याद रखना। ओणम में क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं हर त्योहार अधिकतर ऐसे होते हैं जहां पर लोग मंदिर में जा करके पूजा करते हैं, जहां पर लोग क्या होता है मंदिर में जा करके क्या करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन ओणम में घर पर ही पूजा होती है, घर में ही पूजा होती है, याद रखना, घर में ही पूजा होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें ये किस लिए, फसल कटाई के उपलक्ष्य में होता है, फसल की कटाई के उपलक्ष्य में होता है, कटाई के उपलक्ष्य में होता है, यह बातें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ से भी ध्यान देना चाहिए, फसल की कटाई के उपलक्ष्य में होता है, 10 दिन का यह त्योहार होता है, 10 दिन का यह त्योहार होता है, और यह केरल राज्य से संबंधित, कहां से, केरल राज्य से संबंधित है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, दिमाग में नोट करिए। दोस्तों आप सभी लोग एकदम सही आंसर देते हैं, कुछ बच्चों को मैं देखता रहता हूं कि दोस्तों आंसर में इधर उधर कटाक्ष करते रहते हैं, लेकिन मजा आ जाता है देख करके नहीं कि आप लोग एकदम 90% बच्चे हमारे सही आंसर देते हैं। यही तो मेरी ताकत है, यही तो मेरी ताकत है कि मुझे अपने बच्चों पर गर्व तब आता है कि आने दो एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, हमने अपने वीरों को तैयार करके रख लिया है, हमारे शेर शेरनी तैयार हैं, डट करके मुकाबला करेंगे। तो इसलिए फिर आप यहां से बातें समझ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आने से पहले आप जानते हैं हिंदी इंडिविजुअल का बैच जो है दोस्तों वह प्रारंभ है। नितिन सर, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय बिग ब्रदर, ठीक है ना दोस्तों, 140 घंटे प्लस वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ डाउनलोड ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों कई चीजें हैं आपके इसके अंदर। इसी तरह आप सुपर टेट में देख रहे हैं बैच प्रारंभ है हमारा, और सुपर टेट में भी जबरदस्त आपको ने आवर टॉप सेलिंग कोर्सेस में से एक है, जिसमें से आप 800 प्लस वीडियो लेक्चर, 300 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, 3000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, 150 प्लस पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डाउट सेशन भी है इसके अंदर। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ 3 नंबर हैं, इन 3 नंबरों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है, ठीक है ना दोस्तों। मोहिनी अट्टम जो है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह बहुत ही बेहतरीन नृत्यों में से एक है, और यह केरल का नृत्य है, ठीक है। इसके बारे में जब हम लोगों ने याद करिए, आपको पढ़ाया था, याद आ रहा होगा, भारत का शास्त्रीय नृत्य पढ़ाया था, भारत का लोक नृत्य भी पढ़ाया था, वहां पर हमने इसके बारे में बेहतरीन चर्चा की है। जिन बच्चों को यह वीडियो ना मिला हो वह स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में भीम सर, जी हाँ पॉलिटी एंड जियोग्राफी का नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो 100 से अधिक वीडियो आपके पास उपस्थित होंगे। उसी में एक आपका शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से संबंधित है, जिस पर आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं मोहिनी अट्टम आपका केरल राज्य से संबंधित है, ठीक है। अगला लिखा है लोक गीतों का सर्वाधिक महत्व है, ठीक है, लोक गीतों का सर्वाधिक महत्व है। देखिए दोस्तों, लोकगीत उत्तर भारत में बहुत ज्यादा गाई जाती हैं, ठीक है, बिहार के पार्ट में बहुत ज्यादा गीतें गाई जाती हैं, मध्य प्रदेश पार्ट में भी गीतें गाई जाती हैं। तो कहने का मतलब संगीत के विकास के लिए जी नहीं दोस्तों, जीविकोपार्जन के लिए नहीं, परंपराओं के संरक्षण में यह गाया जाता है, ठीक है, परंपराओं के संरक्षण में यह गाया जाता है, आप जानते होंगे। तो लोकगीत आपको पता होना चाहिए परंपराओं के संरक्षण में
में गाया जाता है, किसके, परंपराओं के संरक्षण में। क्या गजब का प्रश्न आया है, कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ, ठीक है ना दोस्तों। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वह एक शास्त्रीय नृत्यों में से एक कहा जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो जो कुचिपुड़ी है आपका वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कहां से, आंध्र प्रदेश से है। जबकि भारतनाट्यम, ठीक है, भारतनाट्यम आपका ने तमिलनाडु से संबंधित है। और आपका नहीं दोस्तों जो केरल है वह कथकली से संबंधित है, ठीक है ना दोस्तों। क्या, कथक कली से संबंधित है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। जबकि कथक से संबंधित उत्तर भारत है, बाकी उड़ीसी से आपका ये है, मणिपुरी से आपका ये है। तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कमेंट आएगा क्या, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कमेंट्स आएगा क्या। एकदम गजब का आया है दोस्तों, मजा आ गया देख करके। 8 बच्चों ने बताया है। तो कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, कहां से है, आंध्र प्रदेश से है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं, आंध्र प्रदेश से है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का सबसे बड़ा पठारीय राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा पठारीय राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है, ठीक है ना दोस्तों। क्या है, मध्य प्रदेश है, यह बातें आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा नक्सलाइड वाला जो राज्य है वह छत्तीसगढ़ है, सबसे ज्यादा नक्सलाइड छत्तीसगढ़ में है, ये बातें भी पता होना चाहिए। भारत के नागालैंड में लोगों के, अर्थात नागालैंड नामी नागालैंड है, ये बातें पता होना चाहिए दोस्तों। मेघालय आपके सबसे अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। मेघालय वर्षा के मेघों का घर भी कहा जाता है, मेघालय को मेघों का घर, मेघों का घर कहा जाता है मेघालय को। बेटा ये महा रिवीजन की क्लास है, तो इसमें आपको ताबड़तोड़ आंसर देना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर देना है। जितने भी दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं, सूरज जी, विभा जी मनोरंजन में, जी हाँ दोस्तों, आपका नहीं प्रियंका जी, ठीक है, सुमन जी, सुषमा जी, विद्या जी, आपकी काजल जी, सीमा राजपूत जी, जितने भी छात्र जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, गजब की बातें हैं। वसीम राजा जी, ठीक है ना, प्रियेश जी हाँ, उज्जवल जी, काफी तेजी से बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं और गजब का आंसर देते हैं। आगे प्रश्न आने से पहले क्या है दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारा CBT 2 का, जी हाँ, मात्र 299 रुपए, और ग्रुप डी का मात्र 249 रुपए। यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच हमारे यहाँ प्रारंभ है, आप यहाँ से भी बातें जी हाँ दोस्तों कर सकते हैं, किस, इन नंबरों पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कितने पे है दोस्तों। तो आप जानते हैं 68 डिग्री, जी हाँ, 7 मिनट पश्चिमी देशांतर गुजरात से गुजरता है, ठीक है ना दोस्तों। पश्चिमी देशांतर आपका कहां से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है। क्या, एकदम गलत है। जो बच्चे इस पर ट्रिक लगाएंगे ना, मतलब वो सरासर गलत कर देंगे। आपको आंसर जो जाएगा वह कहां जाएगा मेरे दोस्त, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से गुजरता है। क्यों, क्योंकि भारत, याद रखने वाली बात है दोस्तों, पूर्वी देशांतर में है। कहां है, पूर्वी देशांतर में है। कभी भी पश्चिमी देशांतर ना करना, ये दिमाग अपने निकाल लेना। इसीलिए मैं देख रहा था कितने सारे बच्चों ने पश्चिमी पे लगाया होगा, एकदम सरासर गलत है। भारत का पश्चिमी देशांतर नहीं है, पूर्वी देशांतर है। तो आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं, यहां से भी बातें क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह आप यहां से भी बातें जान जाइए दोस्तों। बहुत सारी बातों में से एक आपके लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य नहीं है। पूर्वोत्तर के 7 राज्य जो है 7 सिस्टर है, जिनको कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा,
सेवन सिस्टर है जिन्हें कहा जाता है वो कौन कौन आते हैं? तो सेवन सिस्टर में आपका असम आता है, ठीक है ना दोस्तों, आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है, आपका नागालैंड आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा आता है, और उसके बाद आपका मेघालय आता है। ये आपके नहीं पता होना चाहिए दोस्तों। सेवन सिस्टर में 7 राज्य हैं। क्या? सेवन सिस्टर में 7 राज्य हैं। रोहित ले गए, ठीक है। सेवन सिस्टर में 7 राज्य हैं और इन 7 में ऐसा कौन सा नहीं है? तो सभी बच्चों ने बताया सर सिक्किम राज्य नहीं है। क्या? सिक्किम राज्य नहीं है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सेवन सिस्टर जिन्हें पूर्वोत्तर के, जी हाँ दोस्तों, राज्य कहते हैं, और इन पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम आपका नहीं आता है, ठीक है, मतलब सेवन सिस्टर में। और ये याद रखना सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो पश्चिम बंगाल के पार्ट में है दोस्तों, यहीं पर यह याद रखिएगा दोस्तों, जो है आपका जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर चीन लगातार धाक जमाए रहता है कि कब यहां पर हम कब्जा करें और जो ये भारत के 7 राज्य हैं इन पर अपना दमखम दिखाएं, मतलब अपना कर लिया जाए। तो इसीलिए चैलेंजिंग पॉइंट रहता है। यहां पर जो रोड है ना वो बहुत सकरी रोड है, ठीक है, बहुत सकरी रोड है, इसीलिए इसको मुर्गे की गर्दन की भांति भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप जानते होंगे, ठीक है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, जी हाँ दोस्तों, चिकन कट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है ना दोस्तों, ये मुझे याद आ रहा है, चिकन कट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस तरह आप यहां से देख सकते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, जैसे यह, जी हाँ दोस्तों, हमारा ग्लोब है, ग्लोब में यह है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध है। इसी तरह आपका, जी हाँ दोस्तों, ये प्रधान मध्य रेखा है जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर में एक पश्चिमी गोलार्ध में एक पूर्वी गोलार्ध में बांटती है। जो हमारा इंडिया है दोस्तों, वह कुछ यहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए, जो हमारा इंडिया है वह यहाँ पर है। अब देखिए दोस्तों, अगर इसकी दृष्टि से देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, पहला पॉइंट। अगर इसकी दृष्टि से देखा जाए तो भारत पूर्वी गोलार्ध में। तो बस हो गया, बातें क्या है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, बात खत्म हो गई, छोटी सी बात थी, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन कुछ लोग ना बड़ा दिमाग लगाते हैं, अपने आप को बड़ा महारथी समझते हैं, ठीक है। जब महारथी समझेंगे तो वह उत्तरी और पश्चिमी की तरफ भागेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको दिशा नहीं पता है ना, कौन उत्तर होता है, कौन दक्षिण होता है, कौन पूरब होता है, कौन पश्चिम होता है, ठीक है। कभी किताब तो खोलते नहीं है जल्दी। जी हाँ, एग्जाम आया, बड़ा माहौल बनाया, टीट फाट टाइट होकर के, अरे बाप रे, इनसे बड़ा एग्जामिनर कौन है, ठीक है। एग्जामिनर भी बेचारा सोचता है कि अरे बाप रे नहीं, ठीक है। फॉर्म भर दिए, यहाँ वाह वाही लूट रहे हैं पापा जी। हाँ पापा जी, फॉर्म भर दिए बेटा? हाँ, आईएएस का फॉर्म भर गया, यूपीएस। अब पता नहीं कि आईएएस किसके तहत आता है, सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है। फॉर्म भर गया आईएएस का, कक्षा 10 पास किए हैं, ठीक है ना दोस्तों, माहौल बनाना लगते हैं तब महीने से। सपना ऐसा रहता है सब यूपीएससी कॉलेज। सपना देखना बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सपने के पीछे भागना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन हम पीछे भागेंगे कहाँ, ठीक है। हम तो बंद आंख से सपना देखेंगे। बहुत सारे लोग सपना चौधरी को सपने में देखते हैं, ठीक है। बाद में सपना चौधरी भी तेरे आंखों का काजल करके चली जाती हैं। जानते हो काजल कितने दिन लगा रहेगा? तो इसलिए फिर आप लोग समझा करिए थोड़ा सा, नहीं तो इसको पढ़ना और समझना बहुत बड़ी बात है। इस बार क्या आपने यूपी टेट के एग्जाम में देखे होंगे, ग्लोब से 3 प्रश्न आए हुए थे, ठीक है, लगातार आप देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आजकल आपको ऐसे छात्रों पर निकाल रहा है जिसके अंदर समझ विकसित हो, ठीक है, समझ होनी चाहिए कि कल बच्चों को बताना है ग्लोब के बारे में, पता ही नहीं चलता है कि ग्लोब में नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैपिंग क्या होती है,
अगर आपको पर्वत पहाड़ झरना झील कह दे तो बहुत सारे लोग कहेंगे पॉलिटिकल मैप पे आता है, बहुत सारे लोग कहेंगे फिजिकल मैप पे आता है, ठीक है ना। तो अलग अलग विचारधाराएं समझ में आती होंगी, तो इन सब चीजों को एक एक करके हम सिखाएंगे, टेंशन ना लीजिए। चलते हैं भैया, हम आपकी खिंचाई नहीं करते हैं, आप तो मेरे प्यारे छात्र हैं। लिखा है डोवर जल संधि जोड़ती है, डोवर जल संधि जोड़ती है। यहां पर कभी भी याद रखिएगा जल संधि दो काम करती है, कोई भी जल का पार्ट है वह दो काम करती है। जैसे आपको पता होना चाहिए, दो स्थानों को अलग करती है तथा दो जल राशियां जो अलग अलग हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करती है जल संधि, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब डोवर जल संधि जोड़ती है, ये याद रखना, बाल्टिक सागर को बोथनिया की खाड़ी से, ना जीना बिल्कुल नहीं, विस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को, विस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को जी नहीं बिल्कुल नहीं, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरीय सागर, जी हां दोस्तों, उत्तरीय सागर नॉर्थ सी है, आप जानते हैं, और नॉर्थ सी बहुत संपन्न सागरों में से एक आता है, ये भी अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है, ठीक है, अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है। लेकिन दोस्तों आपको डागर बैंक का नाम सुने होंगे, क्या डागर बैंक का नाम सुने होंगे, ग्रैंड बैंक का नाम तो आपने सुना होगा उत्तरी अमेरिका के जस्ट पूर्वी वाले पार्ट में, लेकिन जो डागर बैंक का नाम आपने सुना होगा, गजब का जहां मत्स्य भंडार क्षेत्र आता है दोस्तों, वह पता आपको होना चाहिए, मत्स्य भंडार का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। तो यहां पर आप इंग्लिश चैनल एवं उत्तरीय सागर को यह जोड़ने का काम करती है डोवर जल संधि, जबकि ग्रेट ब्रिटेन को अगर कहा जाए या फिर इंग्लैंड कह दिया जाए शुद्ध भाषा में, तो इंग्लैंड को यह फ्रांस से अलग भी करती है। दूसरी बात, एक प्रश्न और बन सकता है कि यह यूनाइटेड किंगडम को जो मेन यूरोप है, मतलब प्रमुख यूरोप है, उससे अलग करती है। यहां से भी बातें आपसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है। बाकी इंग्लिश चैनल का नाम आ जाए तो बाप रे, अपने आप ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है भैया। ऐसे ही लोग पार करते रहते हैं, देखे होंगे, नाम सुने होंगे, जी हाँ दोस्तों, मिकिर सेन का नाम सुना होगा, आरती शाह का नाम सुना होगा, तो दोस्तों आप समझ जाइए कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। नितिन सर हैंड राइटेड ई बुक, नाम है ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसी बुक है जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। तब अब आपके मन में विचार आ गया होगा कैसे मिलेगी भैया, आप घर में बैठे इसको मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अब ये फ्री में भी नहीं डाउनलोड होगी, ये जान लीजिए। इसके लिए आपको हमारे स्टडी 91 परिवार पर कॉल करना पड़ेगा, सर या मैडम से बात करने के बाद वो पूरा प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद इसके आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अब अगर कुछ खर्च करना चाहते हैं तो जा करके साइबर कैफे से इसका कॉपी निकलवा करके दोस्तों एक नोट्स भी बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जान लीजिए तीनों साइंस हैं, तीनों हिस्ट्री है, साथ ही साथ भारतीय राज्य व्यवस्था जियोग्राफी के साथ साथ है सामान्य हिंदी की भी बुक है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मामूली प्रश्न नहीं है ये। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा है। देखा जाए तो दोस्तों एशिया में कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एशिया की दक्षिणी पश्चिमी सबसे लंबी नदी पूछ लेता है कभी कभी, तो दोस्तों उसमें सिंधु का नाम आ जाता है, याद रखना सिंधु नदी का। लेकिन जब एशिया की सबसे लंबी नदी पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके चीन की यांगसी नदी पर चलना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, चीन की यांगसी नदी पर चलना चाहिए। और यांगसी नदी आपको पता होना चाहिए यह एशिया की ही नहीं बल्कि विश्व की नदियों की लंबाई की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आती है। कितने स्थान पर आती है, लंबाई की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आती है। आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं दोस्तों। क्या तेजा हर गया मेरे शेर शेरनियों, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मजेदार एकदम साथ दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिए। महा रिवीजन की क्लास में हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, नाम लेना थोड़ा सा
समझ जाइए, नामुमकिन होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कमेंट से ताबड़तोड़ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख करके। आगे भी आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रहिए। तो यांगसी नदी को ध्यान देते रहिएगा। सिंधु नदी भैया आप कहने तिब्बत में, कहने का मतलब चीन में बहती है, भारत में बहती है, पाकिस्तान में बहती है और बहते हुए अरब सागर में गिरती है। यह प्रश्न पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में बहती है, ठीक है ना दोस्तों, भारत के साथ ही साथ चीन में तो पार्ट है, यह है उसका, याद रखिएगा नहीं। तो चीन में, भारत में और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। यांगसी नदी सिर्फ और सिर्फ चाइना में प्रवाहित होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। वांगो नदी भी वैसे ही है और आपको पता होना चाहिए वांगो को चीन का शोक भी कहा जाता है। चीनी सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो याद रखना दोस्तों, आप कहानी यहीं से है, वांगो नदी से नहीं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे, बात करते हैं सूर्य के रासायनिक संगठन में है, ठीक है ना दोस्तों। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। हाइड्रोजन 26.5%, हीलियम 71%, अन्य तत्व 2.5%। तो दोस्तों कहने का मतलब यह होता है कि जो हमारे सूर्य के रासायनिक संगठन में शामिल है दोस्तों, जिसमें हाइड्रोजन 71% है, नो डाउट, ये मैं बार बार बताया हूं। हीलियम आपका 26.5% है, बचा हुआ पार्ट आपका अदर तत्व या अन्य गैसें हैं। तो कहने का मतलब यहां से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं लगातार प्रश्नों की श्रृंखला में। यह भी बहुत मस्त प्रश्न है दोस्तों। जब हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण टूट टूट कर हीलियम में बदलता है, इसी के कारण सूर्य के अंदर एक गजब की ऊष्मा उत्पन्न होती है जो हमें प्रकाश देने का कार्य करती है। तो इस तरह आप ध्यान दे सकते हैं। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का, जी हाँ दोस्तों, रासायनिक नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह याद रखिएगा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सूत्र होता है NaOH, ठीक है ना दोस्तों, NaOH होता है और यह एक प्रकार के उच्च कोटि का क्षार भी होता है। उच्च कोटि का क्या होता है? क्षार होता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, उच्च कोटि का क्या होता है? क्षार होता है। आगे देखिए दोस्तों, एलपीजी का मुख्य घटक है। एलपीजी गैस आपने सुना होगा दोस्तों। एलपीजी का मुख्य घटक जो है वह हमारा ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य घटक जो है हमारा वह कौन है? ब्यूटेन है। तो आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। लेखपाल, जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं मॉडल टेस्ट पेपर से संबंधित हमारी पुस्तक 30 मार्केट में आ चुकी है। आगे भी हम लोग कई पुस्तकें लाने वाले हैं जिसमें आप नितिन सर, भीम सर, अमरेश सर, ठीक है, अन्य समस्त टीचरों के सहयोग से जितनी भी पुस्तकें आपके हैं मार्केट में आएंगी, आप लोग एकदम तैयार रहिए, ठीक है। तो इस तरह आप ध्यान देते रहिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। क्या दोस्तों? यहां से भी बात है। जबकि सापेक्षता का सिद्धांत E=mc² की खोज जो है दोस्तों वह आइंस्टीन द्वारा की गई थी। क्या? तो जल्दी से बताइए भैया, यहां से भी बातें आप समझ रहे होंगे। लोहे पर जंग लगना, ठीक है ना दोस्तों, जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगना ही कहते हैं। क्या दोस्तों? कि क्रिस्टलीकरण कहते हैं। कमेंट्स कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, याद रखना जंग लगना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? आर्य कहां से आए थे दोस्तों? तो मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। किसके लिए आए थे दोस्तों? तो चारागाह की खोज में आए थे। किसके? चारागाह की खोज में आए थे और लगभग हिंदकुश पर्वत के आसपास से आए थे। किसे? हिंदकुश पर्वत के आसपास से आए थे और ये खैबर दर्रा से प्रवेश किए थे, ठीक है ना, खैबर दर्रा से प्रवेश किए थे। जम्मू से कश्मीर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरता है, ठीक है, बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं।
बुर्जिल दर्रा हो, पीर पंजाल दर्रा हो, जुजीला दर्रा हो, बनिहाल दर्रा हो, जब यहाँ जम्मू कश्मीर का नाम आता है तो दोस्तों फिर जी हाँ अग्रणी है। सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है कराहकोरम दर्रा। क्या? कराहकोरम दर्रा। लेखपाल सामान्य हिंदी 30 मॉडल टेस्ट पेपर आपके मार्केट में जबरदस्त यह बुक आई हुई है, आप सब लोग जा करके इसको बढ़िया से परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लगातार आप साथ देते रहिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितना है? सिंहों की, ठीक है ना दोस्तों, संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं 3 हमको दिखाई देते, एक नहीं दिखाई देता है, तो 4 सिंह हैं। कितने हैं? 4 सिंह हैं, याद रखिएगा दोस्तों। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य जो है सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जलीय जीव डॉल्फिन है। तो कहने का मतलब इस तरह बहुत सारे प्रश्न जो यहाँ से आते हैं आप दे सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया था? तो राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक जो है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया था। तो यह बात भी आप जानते होंगे। संविधान की छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? जी हाँ दोस्तों, असम में लागू होती है, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में नहीं लागू होती, मिजोरम में लागू होती है। कहाँ? मिजोरम में लागू होती है। जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है उसके बारे में यह बताया जा रहा है। ठीक है, 6वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची, जी हाँ दोस्तों, जब हमारा मूल संविधान बना, जब हमारा क्या है दोस्तों, यह हिम्मत प्लीज मत हारिए, आगे वीडियो को बढ़ाते रहिए और लाइक और शेयर भी करते रहिए, तभी मजा आएगा। नहीं, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों भाषाओं के साथ है। किसके? भाषाओं के साथ है। आप जानते हैं जब हमारे में 8वीं अनुसूची में भाषा था तो मूल संविधान में 14 ही भाषा थी। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कुल कितने? 22 भाषाएं हैं। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। सुमेलित कीजिए, संविधान संशोधन हमने कहां से लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ठीक है ना दोस्तों। निषेधक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति का आपातकाल जर्मनी राज्य के संबंध हमने कनाडा से लिया है। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 जो है ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही जाता है। क्या? सेकंड सही जाता है। लेखपाल से संबंधित सामान्य ज्ञान का 30 मॉडल टेस्ट पेपर आपके मार्केट में उपलब्ध हैं। आप सभी लोग इसको जा करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया, मतलब उपलब्ध करता है या किया गया है। क्या है? उपबंध है, होता है, उपलब्ध नहीं होता है। उपबंध किया गया है। क्या है? कानून के समक्ष समानता, सरकारी नौकरी के मामले में अवसर की समानता, पदियों के उन्मूलन का, अस्पृश्यता उन्मूलन का। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ये जानते हैं आप लोग, लगातार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए। मैं एकदम चुपचाप बैठा हूं, देखता हूं कौन बच्चा देता है सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर। ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर कौन देता है देखता हूं दोस्तों। बहुत महत्व
महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला थी। आप सभी लोगों ने गजब कह दिया है दोस्तों। तो अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है, ठीक है ना। अस्पृश्यता उन्मूलन का मतलब होता है छुआछूत से संबंधित बातें, ठीक है। छुआछूत से संबंधित बातों का उल्लेख है, यहां से देख सकते हैं। 2017 में निम्नलिखित अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, मताधिकार, निजता का अधिकार। दोस्तों 2017 में जब हमारे देश में एनडीए की सरकार बनी थी, कब? 2014 में, ठीक है ना, 2014 में। तो आपको पता होना चाहिए, एक आधार कार्ड का नाम सुने होंगे, आधार कार्ड, ठीक है ना दोस्तों। आधार कार्ड सभी जगह अनिवार्य किया जा रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामला। जी हाँ दोस्तों, तो कहने का मतलब ये होता है कि इस आधार कार्ड को सभी जगह अनिवार्य ना किया जाए, कि निजता भी जरूरी होनी चाहिए दोस्तों। कि अगर हम, जी हाँ, कुछ स्थानों पर अपना कुछ चीजें गुप्त रखना चाहते हैं, मतलब नहीं बताना चाहते हैं, तो इसी को बोला जाता है निजता। इसी को क्या बोला जाता है? निजता बोला जाता है। तो निजता के अधिकार के तहत, ठीक है, निजता के अधिकार के तहत, निजता के अधिकार के तहत मतलब क्या होता है? हर आदमी की एक अपनी निजता होती। जैसे क्या होता है, हमारे भी दोस्त यार होंगे, जी हाँ दोस्तों, जिन्हें हम फ्रैंकली बात करते होंगे। अब ये नहीं कि मान लीजिए हम अपने दोस्तों के बीच में हंसी मजाक कर रहे थे, या फिर हम डांस कर रहे थे अपने दोस्तों के, अब डांस तो कई प्रकार के भाई, आदमी उत्साह में आके किसी तरह का भी डांस करने लगता है, जानते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब वहां पर कोई छात्र पहुंचे या कोई मीडिया पहुंचे, ये वही भीम सर हैं जो, सोचिए, जी हाँ, 45 लाख बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर आज इस तरह का डांस इस गाने पर कर रहे हैं, अपने दोस्तों को ये बातें कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो फिर गलत है ना, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये गलत है। तो इसीलिए कुछ प्राइवेसी रखी गई है, निजता रखी गई है, ठीक है। तो ध्यान देते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित है, ठीक है ना दोस्तों, कोई भी पेशा अपनाना या भाषण की स्वतंत्रता। तो एकदम सही बात है, भाषण की स्वतंत्रता। अस्पृश्यता का मूलन, जी नहीं दोस्तों। धर्म का पालन एवं प्रचार, ठीक है, धर्म का पालन एवं प्रचार, तो ये भी नहीं है। तो कहने का मतलब पेशा अपनाना है आपका, नहीं सही यार, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में है, ठीक है ना दोस्तों। तो भाषण की स्वतंत्रता है, कोई भी पेशा अपनाने की बात की गई है, बाकी ये दोनों नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो ए और बी सही है, क्या? ए और बी सही है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्ड में। जी हाँ दोस्तों, ए और बी एकदम सही है, ठीक है, ए और बी एकदम सही है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं दोस्तों। फिर हमने बोला कि सामान्य गणित मॉडल टेस्ट पेपर से संबंधित जबरदस्त बुक मार्केट में आ चुकी है, आप सभी लोग जा करके इसको परचेज कर सकते हैं। 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में बढ़ोतरी नहीं होगी, यह कब आया था? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का समय था, आप जानते हैं दोस्तों, और उसी समय संशोधन किया गया और यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक, जी हाँ दोस्तों, ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में सीटों की बढ़ोतरी होगी, ठीक है, ना ही राज्यसभा में सीटों की बढ़ोतरी होगी। तो आप यहां से बातें समझ सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, ठीक है, क्या? बढ़ते हुए क्रम में, याद रखिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना, भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया गलत है, ऑस्ट्रेलिया गलत है, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। आप जानते हैं विश्व में अर्जेंटीना 8वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है, जबकि भारत 7वें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, 6वें नंबर पर, ब्राजील 5वें नंबर पर आता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे बढ़
बढ़ते हुए ही क्रम में ही तो है, ठीक है, बढ़ते हुए ही क्रम में है, यह याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। तो इस तरह बढ़ता हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से चला जाता है आगे की ओर। आगे देखते हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं साइलेंट वैली में पाए जाते हैं, ठीक है। शंकु वृक्ष वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो सुंदरवन डेल्टा में, ठीक है, सुंदरवन में या फिर हिमाचल प्रदेश में, एकदम सही है। कक्ष वनस्पति के वन कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये कहाँ पाए जाएंगे, सुंदरवन में क्या पाए जाएंगे, का पतझड़ वन कहाँ पाए जाएंगे, ठीक है, पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाएंगे, ठीक है। कक्ष वनस्पति वाले वन जो है ये सुंदरवन की तरफ पाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है दोस्तों, ये याद रखिएगा नहीं, थोड़ा सा नहीं, यहाँ पर जो आपका है यह याद रखिएगा नहीं, ठीक है। 4 3 1 3 4 2 1 3 सही हो जाता है। तो इस तरह आप देख लिए मैथ्स इंडिविजुअल बाय प्रवीण सर की जबरदस्त क्लास है। और यह याद रखना दोस्तों, मैथ का डर खत्म, जुड़िए प्रवीण सर के साथ है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े थे, लगातार हमसे बातें कर रहे थे, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगर कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, तो इस तरह आप दिए गए नंबर पर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और आगे भी हमारे और आपके बीच में ऐसी ही वार्ता होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखिए। महा रिवीजन की क्लास में हम सिर्फ उन प्रश्नों पर बात करते हैं जो आने की संभावना है, तो फिर देर मत करिएगा, जुड़ते रहिएगा, हमेशा याद रखिएगा एक नए जोश के साथ है। सोनू भैया हमारे बहुत अच्छे हैं, जी हाँ दोस्तों, मजा आ जाता है, बड़े भाई की तरह है हमारे, ठीक है, और बहुत मदद करते हैं। कभी भी पानी भी, जी हाँ दोस्तों, प्यास लगी रहती है, और चाय बढ़िया बनाते हैं, मजा आता है, जी हाँ दोस्तों। और भगवान इनको हमेशा खुश रखें, ठीक है। और बहुत जल्दी भाभी समझा करिए दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, फिर अच्छा लगता है ना, भाभी जी भी हैं और भाभी जी हमेशा इनको सिखाती रहती हैं कि जी हाँ सबका ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कभी आइए सभी बच्चे चाय वाय पीने, फिर देखिए इनका चाय पिलाने का मजा, जी हाँ दोस्तों, फिर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद दोस्तों, आगे भी इसी तरह साथ दीजिएगा।